All political power comes from the barrel of a gun. This is the quotation by the Mao Zedong. स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म। शुरू करने से पहले मैंने अभी एक कोटेशन पढ़ा जिसका मतलब मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं ये टॉपिक। ये जो कोटेशन है जिसका मतलब है कि अगर आपको पावर चाहिए तो वो जितना भी पॉलिटिकल पावर है वो आता है बंदूक की नली से। यानी कि अगर आपको पावर चाहिए तो आपको बंदूक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, गोली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपको सत्ता मिल सकता है। तो ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए माओ जेडोंग ने सक्सेसफुल सिविल वॉर चाइना पे जीता और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का स्थापना किया। और यही आइडियोलॉजी से जितना भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो लोग आइडियोलॉजी से बहुत प्रभावित होते हैं और वैसे ही तरीका अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग भी एक सक्सेसफुल रिवोल्यूशन लाए। तो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नेशनलिज्म क्या है इसे आज हम लोग जानेंगे और ये इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कितना डेंजरस है वो भी हम लोग जानेंगे आज के टॉपिक पे। देखिए, नेशनलिज्म को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्यों कहा जाता है? देखिए, बहुत सारा आइडियोलॉजी होता है। अमूमन दो आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा चलते हैं, एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और एक राइट विंग आइडियोलॉजी। तो कभी मैं एक नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा जहां पर मैं लेफ्ट विंग, राइट विंग और सेंट्रलिस्ट आइडियोलॉजी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी समझ लीजिए, लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी जो है ये आइडियोलॉजी प्रभावित है आपका जाकर कार्ल मार्क्स का थ्योरी से, जो कम्युनिज्म के बारे में बताता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये बोलता है जो प्रोलेटरिएट क्लास यानी जो दबा कुचला क्लास है उससे उठना पड़ेगा और जो कैपिटलिस्ट क्लास है उससे लड़ना पड़ेगा, तभी वो उसका उद्धार हो सकता है। ये आइडियोलॉजी के बेस पे ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी देखने को मिलता है जो एक मॉडर्नाइज वर्जन है मार्क्सिज्म का या कम्युनिज्म का। और ये समझ लीजिए वायलेंट तरीका है। तो मार्क्सिज्म और जो कम्युनिज्म है उसका एक वायलेंट विंग है, इसी के लिए इसका नाम रखा गया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो नक्सलिज्म क्या है? ये नक्सलिज्म कोई थ्योरी नहीं है ना कोई फिलोसफी है, ये एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है। इस नक्सलिज्म नाम पड़ा दार्जिलिंग में एक गाँव है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, वहीं से ये मूवमेंट शुरू हुआ जिसका वजह से इसका नाम नक्सलिज्म पड़ गया। हुआ था कुछ ऐसा कि एक किसान था, एक जमींदार का खेती में काम कर रहा था, उस किसान को उस जमींदार ने पकड़ के मारा। वो गया अपना ग्रुप पे जाके बोला और उसके लोग वो जमींदार को मार डाले। तो इधर से क्या हुआ, एक रिवॉल्ट शुरू हो गया। आप बोलिएगा एक किसान को मारा एक जमींदार, फिर उसका दोस्त लोग ग्रुप आकर वो जमींदार को मारे, खत्म हो गया बात। और आखिर ये मारने का नौबत क्यों आ गया? देखिए, बहुत दिन से जो जमींदार है वो किसान लोगों पर बहुत जुल्म चलते हुआ रहा था। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस से पहले का बात है जब ब्रिटिश एरा चल रहा था। तो विशेष लोग बहुत दिन से दब दब के कुचले हुए थे, अंदर से उन लोग का आग जिसको बोला था ना लावा उफान मार रहा था, अंदर से लावा निकलने को बाहर उफान मार रहा था, लेकिन उन लोग को मौका नहीं मिला। एक दिन अपना जिंदगी से तंग आकर उन्होंने क्या किया, हथियार उठा लिया और जमींदार को मार दिया। मारना था, ये जो मर्डर था ये पूरा आग का तरह पूरा वेस्ट बंगाल में फैल गया। और खासकर ये जो हिली एरिया दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और मालदा एरिया, यहाँ पर ये आइडियोलॉजी बहुत तेजी से फैला और यहाँ के जो जितना भी ट्राइबल एरिया के जो लोग है वो लोग ने फटाफट हथियार उठाना और आपका जाकर जो कैपिटलिस्ट क्लास है या जो जमींदार क्लास उनके खिलाफ रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक आर्म रेबिलियन है जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट का गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी को स्टेट कहा गया है। जो मेन सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट है, हम लोग ये मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है ये एक एरिस्टोक्रेट क्लास को सपोर्ट करता है और एक इनजस्टिस गवर्नमेंट है जो गरीब लोगों को, जो नीचे तबके के लोगों को दबाता है और एरिस्टोक्रेट क्लास को और जो हायर क्लास है उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है। तो ऐसा इनजस्टिस गवर्नमेंट को हमें हटाना है और एक सोशलिस्ट सरकार लाना है जो हर तबके के लोगों को बराबरी से देखे और गरीब लोगों को ऊपर लाए। तो असल इन लोगों का आइडियोलॉजी ये है। तो नक्सलिज्म को बहुत जगह माओइज्म भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये माओ के आइडियोलॉजी से प्रभावित है। ये नक्सलिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ कानू सान्याल, जंगल सौथाल और चारू मजमदार। ये कुछ लीडर थे जिन्हों का नेतृत्व में ये नक्सलिज्म मूवमेंट को इम्प्रूवमेंट मिला और डेवलपमेंट मिला और नक्सलिज्म मूवमेंट फैला। तो इन लोगों का जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इन लोगों का मेन गोल था कि जो वर्किंग पीजेंट, जो किसान खेती में काम करते, उन्हें उनका हिस्सा मिले। यानी कि जो बहुत दिन से जो लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस फार्मर है, उन्हें उनका हक मिले, उनको जमीन मिले जिसमें उन्हें खेती कर सके। तो ये मूवमेंट शुरुआत हुआ था पीजेंट लोग को हक दिलाने के लिए। फिर ये हक दिलाने का जो मूवमेंट था ये आस्ते आस्ते इंडिया के लिए एक ग्रेट सिक्योरिटी थ्रेट बनकर सामने आया और तेजी से ये वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना में फैल गया। तो हम लोग शुरुआत करते इसका हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नक्सलिज्म है क्या? अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये एक दार्जिलिंग का एक एरिया में शुरू हुआ था। तो ये मूवमेंट शुरू हुआ 1967 में जब तीन कम्युनिटीज खोड़ीबाड़ी, पसनडेवा, नक्सलबाड़ी के वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये तीन एरिया है। यहाँ के जो ट्राइबल लोग है इन लोग ने ये मूवमेंट को शुरू किया। ये जो लोग थे ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। उस वक्त जो CPIM जो पार्टी थी उसके इन लोग मेंबर थे और उनका लीडर था चारू मजमदार, कानू सान्याल और जंगल सौथाल। इन्होंने ये रिवोल्यूशन को लीड किया और उस टाइम CPM था, उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी
पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, क्योंकि ये लोग मार्क्स की आइडियोलॉजी पे चलते थे। तो शुरुआत में ये उतना वायलेंट मूवमेंट नहीं था, लेकिन आस्ते आस्ते कर ये वायलेंट मूवमेंट बन गया। तो पहला इन लोग का मकसद पहले बता चुका हूँ कि पीजेंट रिवॉल्ट था, कि ये किसान लोग का हक के लिए ये लड़ाई शुरू हुआ था। फिर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश होता है 1969 में, 2 साल बाद। तो इसका रूट तो वेस्ट बंगाल पे हमें देखने को मिलता है कि इसका शुरुआत तो वेस्ट बंगाल पे हुआ, लेकिन ये मूवमेंट आस्ते आस्ते कर जो भी अनडेवलप्ड एरिया, रूरल एरियाज है, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, ये भी मूवमेंट आस्ते आस्ते कर चारों तरफ फैल गया। और इस सब का ट्रेस हमें, अगर हम लोगों को देखना है कि इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, इसका शुरुआत आपका जरा होता है CPI-ML से, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट लोग ने ही ये मूवमेंट को शुरुआत दिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का? देखिए, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन लोग का मेन मकसद होता है कि वायलेंट तरीका इस्तेमाल करना, यानी कि मार काट का तरीका इस्तेमाल करना, बंदूक का जोर पे हमें सरकार को गिराना है और अपना मतलब का सरकार को लाना, यानी कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी वाले सरकार को लाना है। और इन लोग जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि वोटिंग करना, वोट करके सरकार को चुनना, ये सब को इन लोग नकारते, इन लोग को नहीं मानते। इसलिए जहाँ पर जो नक्सलाइट लोग का होल्डिंग एरिया, वहाँ पर वोटिंग करने से मना किया जाता है कि आप लोग कोई भी वोट नहीं करिएगा। तो मार्क्सिज्म का और कम्युनिज्म का बहुत ऐसा आइडियोलॉजी है जिससे ये नक्सलिज्म मूवमेंट को बल मिलता है। कार्ल मार्क्स का पहले थ्योरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी दिया था कि ये जो गरीब लोग है, जो नीचे तबके के लोग है, प्रोलेटरिएट क्लास है, जिसमें लैंडलेस लेबर आ गया, डेली वेज अर्नर आ गया, पीजेंट हो गया, जितने भी गरीब लोग हैं इस कैटेगरी में फॉल करते, इन लोग को कभी भी इन लोग का हक नहीं मिला जब तक इन लोग खुद, जो आपका जाकर कैपिटलिस्ट क्लास है, जो बर्गोसी क्लास है, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है, नोबेल क्लास, उन लोग के खिलाफ जब तक इन लोग हथियार नहीं उठाएंगे और उन्हें सत्ता से नहीं हटा देंगे, तब तक इन लोग को उद्धार नहीं होगा। तो ये आइडियोलॉजी के बेस बनाकर जितना भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ये लोग मानते कि सही में हम लोग तभी उद्धार होगा जब हम लोग वायलेंट तरीका इस्तेमाल करेंगे। और ये वायलेंट तरीका बहुत जगह इस्तेमाल कर सबसे अच्छा इस्तेमाल आपका जाकर रसिया में, तो रसिया से ज्यादा इस्तेमाल माओ ने किया और एक कम्युनिस्ट पार्टी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन कर दिया। और जिससे ये सक्सेसफुल जब हुआ चाइना पे, तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोग भी इंस्पायर होकर बोले कि हम लोग भी अगर बंदूक उठाते हैं तो हम लोग को भी गवर्नमेंट को हम लोग गिरा सकते हैं और अपना हुकूमत ला सकते हैं। लेकिन उन लोग भूल जाते हैं कि चाइना का कंडीशन कुछ और था। माओ जेडोंग, कभी मैं चाइना का हिस्ट्री बताऊंगा तो बताऊंगा कि माओ को क्यों सक्सेस मिला। इसका पीछे स्लिप और स्लिप बंदूक उठाना कारण नहीं था कि बंदूक उठाए और गवर्नमेंट को गिरा दिए। इसका पीछे बहुत सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जिसका वजह से माओ को सक्सेस मिला। लेकिन बाकी जगह ये मूवमेंट उतना सक्सेस नहीं हुआ, ना ही इंडिया में ये सक्सेस। उल्टा अभी नक्सलिज्म का जो ग्रोथ है वो पूरा आस्ते से कम होते हुए देखने को मिल रहा है और जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया वो अब मेन स्ट्रीम पे आ रहे हैं। तो इन लोग का मेन जो एजेंडा होता है ये होता है कि एंटी गवर्नमेंट आइडियोलॉजी की, हमें सरकार के खिलाफ बगावत करना है, हमें वायलेंट तरीका अपनाना है। इन लोग का मेन मकसद होता है हमें बातचीत में वायलेंट तरीका अपनाना है। और अपना बात को मनवाने के लिए उन लोग कोई भी तरीका तक जा सकते हैं। और उन लोगों को मदद कहाँ से मिलता है? जो रूरल एरिया के जो लोग, गरीब तबका लोग, जो सच में सरकार की तरफ से या एरिस्टोक्रेटिक क्लास लोग जो उन लोग को दबाए हुए हैं, उन लोग से परेशान हो गए, उन लोगों के पास ये जाते, उन लोग बोलते, उन लोग मजबूरी में उन लोगों का साथ दे देते। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, माओइस्ट, ये सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जो इंडिया में ये ग्रुप बैंड है और इन लोग ही प्रमोट करता है वायलेंट मेथड को इस्तेमाल करने के लिए। फिर आइडियोलॉजी ऑफ माओइस्ट, और ये जो आइडियोलॉजी है ये मैंने बता दिया, एक माओइज्म है या माओइस्ट है। ये जो आइडियोलॉजी है ये माओ का आइडियोलॉजी से प्रभावित है। और इन लोग जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है कि गवर्नमेंट को वोट देकर चुनना, ये उनका खिलाफ होती है। और इन लोग का मानना है सरकार को हमें हटाना है आर्म रिवॉल्ट की मदद से। फिर इन लोग वायलेंस का तरीका इस्तेमाल करते हैं आम जनता लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए। कभी कभी इन आम जनता को भी नुकसान इससे पहुंच जाता है, क्योंकि अगर आप वायलेंट तरीका अपना रहे हैं तो आपका टारगेट सरकार को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आम जनता भी उसका इज्जत पे आ जाते हैं। आखिर नक्सलिज्म का कारण क्या है बढ़ने का? नक्सलिज्म जो आज फैला इंडिया में, उसका बढ़ने का कारण क्या है उसे जान लेते हैं। नक्सल लोग अपने आप को माओ जेडोंग से बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं और उन लोग अपने आप को माओइस्ट भी कहते हैं, क्योंकि उन लोग माओ जेडोंग का आइडियोलॉजी से प्रभावित है। तो ये जो इंसर्जेंट और सेपरेटिस्ट ग्रुप होने के नाते इन लोग चाहते हैं कि इंडिया में एक आर्म रिवॉल्ट कर अपना हुकूमत लेकर आ जाए। तो इसका शुरुआत मैंने बोल दिया 1960 के दौरान हो चुका था, 1967 में। और इसका एक शुरुआत अभी हमें देखने को मिलता है जब तेलंगाना में एक पीजेंट इंसरेक्शन यानी कि पीजेंट रिवॉल्ट हुआ था 1946 से लेकर 51 में। ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि ये रिवॉल्ट पीजेंट रिवॉल्ट था तेलंगाना में, जिससे क्या हुआ आगे चलकर जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आइडियोलॉजी है वो ज्यादा फला फूला। और फिर 1967 में एक ऑर्गेनाइज तरीका से ये मूवमेंट पूरा इंडिया पे फैला। इंडिया में पूरा तरीका से पूरा ऑल ओवर द इंडिया ने जो इंडिया
इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट, जो मैंने अभी स्टेट का नाम बताया, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कुछ कर्नाटका का हिस्सा, ईस्टर्न बेल्ट है, मैप पे आप देख सकते हैं। तो इस एरिया पे ही ज्यादा नेशनलिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज्यादा दिन तक जो मेन लाइन इंडिया से कटे हुए रहे, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का तवज्जो बहुत हद तक कम रहा, और जहाँ पर गवर्नमेंट का तवज्जो कम रहेगा, लोगों को उसका बेसिक नेसेसिटीज पूरा नहीं होगा, लोग अब रिवॉल्ट करेंगे ही करेंगे। तो पहला कारण जान लेते हैं नेशनलिज्म का बढ़ने का। सबसे पहला, जितना भी ये जो एरिया, ये ज्यादातर ट्राइबल एरिया, ट्राइबल लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, जो जंगल एरिया है। तो जब सरकार ने फॉरेस्ट को अपना अंडर में ले लिया, इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेस्ट को पूरा तरीका से इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में ले लिया, तो जो वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, जो जिंदगी भर जंगल पे गुजर बसर कर रहे थे, जंगल से उनका रोजी रोटी चल रहा था, जब सरकार ने पूरा तरीका से अपना अंदर में ले लिया फॉरेस्ट को, तो बहुत सारा नियम कानून फॉरेस्ट में लागू कर दिया कि आप जंगल नहीं काट सकते हैं, आप उधर घर नहीं बना सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो उन लोग को जंगल छोड़कर दूसरा जगह मूव करने पड़ा। फिर बहुत ऐसा जो बैकवर्ड क्लास के लोग है, छोटा मोटा रिमोट रूरल एरिया पे रहते थे, खेती बाड़ी कर अपना गुजर बसर करते थे, फिर वहाँ पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया, तो उन्हें भी अपना जगह को छोड़कर मूव कर दूसरा जगह जाने पड़ा, जहाँ पर उन लोग को सही तरीके से अपनाया नहीं गया। मान ली कोई झारखंड का कोई एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर कुछ ट्राइबल लोग रहते हैं, वहाँ पर थोड़ा मोड़ा खेती करते हैं, वहाँ पर माइनिंग करना है। अब वहाँ के लोगों को तो उधर से निकालना पड़ेगा, वो जो उधर से सरकार थोड़ा बहुत कंपनसेशन दी या किसी को मिला भी नहीं, गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट को ऐसे, जब वो लोग वहाँ से निकल कर कहीं शहर की तरफ मूवमेंट किए, तो उन्हें कोई रहने को जगह भी नहीं दिया, ना उनका पास ऐसा कोई हुनर था आपका जाकर, ना स्किल था जिन्हें उन्हें अच्छा जॉब मिले। पहले जो रह रहे थे, जब उनका लाइफ में कोई इंटरफेरेंस थे गरीब, लेकिन इंटरफेरेंस किसी का नहीं था, उन लोग अपना मर्जी से जिंदगी जी रहे थे। अब उन लोग को शहर में आकर तकलीफ भरा जिंदगी जीने मिला, तो अब उन लोग फिर जब वापस गए, उन लोग को कोई घर नहीं, कोई बार नहीं, तो उन लोग ने मजबूरी में आकर ये मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहला है कि फॉरेस्ट को सही तरीके से गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट जो ट्राइबल लोग थे, उन लोगों को मजबूरन फॉरेस्ट से मूव करने पड़ा। जब मूव करके जहाँ पर भी गए, जब उन्हें उस हिसाब का रिस्पेक्ट नहीं मिला, ना उन लोग को उस हिसाब का जॉब मिला, तो उन लोग मजबूरन में आकर नक्सलिज्म को ज्वाइन कर लिए। फिर आता है पुअरली इम्प्लीमेंटेड ट्राइबल, वही ट्राइबल पॉलिसी सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी तो बहुत लाया, लेकिन हमेशा से ही जो ट्राइबल लोग थे, उन्हें ये लगता था कि हम लोग जो मेन लाइन इंडिया है, मेन लाइन इंडिया उन लोग से हमेशा अलग है। जब भी वो लोग शहर में आते या टाउन में आते, तो उन्हें लगता है कि हम लोग तो बहुत पिछड़ा हुआ है और हम लोग इस सोसाइटी के काबिल या लायक नहीं है, हम अपना जगह ही में सही थे। इंसान को रोटी नहीं मिलता, रहने का छत नहीं रहता, तो इंसान मजबूरी में ये कदम उठा लेता है। तो सरकार का जो इनएफिशिएंसी है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, रहने को छत नहीं, तो ये सब का वजह से भी बहुत सारे जो बेघर लोग, जो लैंडलेस फार्मर है, इन लोग ने भी, जब इन लोगों के पास कुछ चारा नहीं बचा, तो इन लोग ने नेशनलिज्म को ज्वाइन कर लिया। फिर गरीब और अमीर का बीच में डिफरेंस, रीजन का डिफरेंस, कोई भी गांव का आदमी जब शहर में निकल के गया, उसका लैंग्वेज, उसका खान पान, उसका रहने का तरीका, तो ये सब चीज से भी वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाए शहर में। तो ये जो गरीब लोग थे, जब इन लोग शहर में गए और इन्हें उस हिसाब का काम नहीं मिला, जैसे कि ज्यादातर फार्मर्स हुए, फिशर्स मैन हो गए, डेली वेज लेबर हो गए, बैम्बू कटर हो गए, जब ये शहर में गए, इन लोग का अपना हिसाब का काम नहीं, इन लोग का लाइफ और मुश्किल बन गया। तो इन लोग का जब कोई मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, और जब इन लोग अपना देश वापस गए, नक्सलाइट लोग जब आए, इन लोग को देखिए, आप लोग को अपना जगह छोड़े क्या, आपको कुछ मिला, गवर्नमेंट आप लोग को कुछ सहायता किया नहीं किया, उल्टा आप जो अपना देशवासी समझकर दूसरा जगह गए, उन लोग ने भी आपको नकार दिया। यानी कि उन लोग खुद, यानी कि दूसरा जो इंडियंस लोग के बारे में बोला जा रहा है, जो शहर में रहते हैं, उन लोग आपको खुद अपने से नीचे समझते, आप लोग को रिस्पेक्ट नहीं देते। हम आपको रिस्पेक्ट दिलाएंगे, हम आपको आजादी दिलाएंगे, हम आपको आपका पोजीशन दिलाएंगे। ये सब बात जब बोला, तो लोग प्रभावित हुए और उन लोगों को भी मिला कि अगर हमारे हाथ में पावर रहेगा, तो हम लोग भी हुकूमत कर सकते हैं और हमें भी वो रिस्पेक्ट मिलेगा जो अब तक हमें नहीं मिला है। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ, लेकिन सही तरीका से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। फिर लैंड रिफॉर्म मूवमेंट भी सही तरीका से नहीं हो पाया। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो सरकार का मोटिव था कि जो लैंडलेस लेबर है, लैंडलेस फार्मर में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, उसको भी करने में सरकार पूरा तरीके से असमर्थ रही। कहीं कहीं पर सक्सेसफुल हुआ, लेकिन बहुत ऐसा जगह अनसक्सेसफुल रहा। फिर जियोग्राफिकल टेरेन भी एक कारण है। देखिए, फॉरेस्ट प्लेसेस जो होता है, फॉरेस्ट का जो जगह होता है, वो नक्सलिज्म को पहलने फूलने में, क्योंकि नक्सलाइट लोग जो खासकर ट्राइबल लोग होते हैं, उन्हें पता होता है कि उन लोग का वो एरिया होता है, कौन जगह छुपने का, कौन क्या करने का होता है। तो गुरिल्ला वारफेयर टेक्निकली ये जंगल होता है, वो बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो इसलिए भी नक्सलिज्म जो है जंगली एरिया में ज्यादा फैला, और ये जो ईस्टर्न जो बेल्ट है इंडिया का, यहाँ पर ज्यादातर जंगल होने के कारण यहाँ पर ये मूवमेंट ज्यादा तेजी से फैला, और इसे रोकने में, इसे कम करने में बहुत दशक इंडिया को लग गया। और सिक्योरिटी पर्सनल लोग का भी बहुत जान माल का नुकसान
हुआ। फिर बहुत सारा वर्किंग क्लास यूथ भी हो, ये भी मॉइस आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। इसमें बहुत सारे ग्रेजुएट है, मेडिकल फील्ड के लोग है, बहुत यूथ है। तो इन्हें लगता है कि उन लोग का समाधान जो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है उन लोग का पास नहीं है, तो इन लोग भी अपना बहुत ज्यादा समर्थन, इसलिए ये मत समझ ली कि ट्राइबल लोग ही ये रिवॉल्ट को बनाए। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग भी इन लोगों का समर्थन में थे और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में भी ये आइडियोलॉजी को पढ़ाया, रेडिकल आइडियोलॉजी को फैलाया गया और लोग भी इससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होकर ये मूवमेंट में जुड़ते चले गए। फिर एक एक्ट आया था जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1984। इसने क्या कर दिया, ट्राइबल लोगों को हार्वेस्टिंग करने से रोक दिया कि उन लोगों की जो जिंदगी जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे डिपेंड था उससे उन लोगों का बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो बहुत ज्यादा बड़े तादाद पे जो ट्राइबल लोग थे उन्हें अपना जो सदियों से जो एक जगह रहते थे उन्हें दूसरा जगह मूव करना पड़ा। जबकि गवर्नमेंट ने ये जो प्रोजेक्ट लाया, माइनिंग एक्टिविटीज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और भी जो प्रोजेक्ट लाए थे, उनका मकसद था कि जो वहाँ के लोगों को डेवलप करना है। लेकिन सरकार का जो ये प्रोजेक्ट था इससे वहाँ के ट्राइबल लोगों को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। उल्टा दूसरा स्टेट के लोग वहाँ पर आके बसना शुरू हो गए, वहाँ पर आके काम करना शुरू हो गया और वहाँ का जो एक्चुअल नेटिव लोग थे उन लोगों को वो जॉब नहीं मिल पाया, जिससे वो लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। फिर इजी टारगेट्स, नक्सलाइट लोग बहुत आसानी से किस तरीका से इतना ज्यादा लोगों को अपना तरफ प्रभावित कर लिए। तो वही तरीका जो गरीब लोग जो लाचार है, जिनका कोई सहारा नहीं, तो इन लोग उनका सर में हाथ देते थे, फिर उन लोगों को पैसा देते थे, हथियार देते थे और बोलते थे अब लोग हमारे लिए लड़ो। तो इन लोग आसानी से लड़ते थे। फिर इन लोग क्या करते थे, एरिस्टोक्रेट क्लास जमींदार उन लोग किडनैप करते, उससे पैसा वसूली करते थे। फिर फॉरेन से भी इन्हें फंडिंग आना शुरू होता था, जिससे भी इन लोग को इंस्पिरेशन मिलता था। फिर नेशन का जो सोशल इकोनॉमिक सिस्टम था इसमें भी गैप बहुत ज्यादा था। जो नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है और जो मेन लाइन इंडिया सरकार का बीच में जो तालमेल है वो भी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो एरिया है जो मैंने अभी मैप पे दिखाया है, तो ये एरिया बहुत ज्यादा अंडर डेवलप है। यहाँ पर सरकारी स्कीम बहुत लेट पे पहुंचे, या तो जो पहुंची वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई। और ऊपर से जब नक्सलिज्म का यहाँ पर इमर्ज हुआ तो सरकार यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो ला रही थी। जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए जब नक्सलाइट लोग जब भी मूवमेंट करते थे, यानी कि जो भी रिवॉल्ट करते थे, तो सरकार यहाँ का डेवलपमेंट को ध्यान को नजरअंदाज कर यहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी मूवमेंट यानी कि मिलिटराइजेशन करना शुरू कर दिए, इनकाउंटर शुरू कर दिए, जिससे नॉर्मल लोग थे जो नक्सलाइट लोग के खिलाफ थे, तब उन लोगों पर भी जाने अनजाने में सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों या फिर सरकार के नियम के हाथों उन्हें भी अपना जगह छोड़ने पड़ा। तो उन लोग भी लोगों का साथ दे दिए ना चाहते हुए भी। फिर लैक ऑफ सॉलिड टेक्निकल इंटेलिजेंस, जब भी नक्सलिज्म से लड़ाई होता है तो जो नक्सलाइट लोग जो होते हैं वो कॉमन लोग और वहाँ का लोकल्स होते, तो उन्हें जो वहाँ का लोकल से वहाँ अच्छा तरीका से इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। लेकिन जो मिलिट्री पर्सनल है उन्हें सही तरीका से इंटेलिजेंस नहीं मिलता है, उन्हें कम्युनिकेशन नेटवर्क कमजोर होने के कारण उन्हें सही लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाते। लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिससे उन लोग सही तरीका जो मिलिट्री पर्सनल है वो लोग आराम से ट्रैकिंग कर लेते। लेकिन पहले शुरुआती दौर में ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता था क्योंकि उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं होता था। इससे भी ये मूवमेंट बहुत तेजी से फैल गया। देखिए बहुत ऐसा है जहाँ पर पुलिस लोगों का कंट्रोल था, लेकिन पुलिस ने जो लोकल पॉपुलेशन था उन लोगों का ग्रीवेंस को कभी सुना नहीं, सही यार जो सुना तो सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, जिससे ये भी एक कारण था। फिर कभी लोगों ने नक्सलिज्म का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्यों नक्सलिज्म फैला, लोगों का सच में क्या जरूरत है, इस पर भी कभी भी बात नहीं हुआ। अगर हुआ तो उस लेवल पे बात नहीं हुआ और ना ही उन लोगों पर ध्यान दिया गया। तो ये सोशल प्रॉब्लम है या सिक्योरिटी थ्रेट है, इसको भी सही तरीके से गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर पाई और स्टेट गवर्नमेंट को लगता था ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, सेंट्रल गवर्नमेंट समझे हम इसमें कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेंगे। तो ये भी कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी उतना ज्यादा एक्टिव रोल प्ले नहीं किया। तो लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टेट इंडिया के हैं जो बहुत सारे एफर्ट लगाए नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए। उसमें से एक ग्रे हॉर्न पुलिस भी है। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को कंट्रोल करने के लिए यानी कि नक्सलिज्म से लड़ने के लिए ये पुलिस को फॉर्म किया गया था और ये आंध्र प्रदेश का इलीट कमांडो स्क्वाड ग्रुप, हाई लेवल का जो कमांडो होते हैं, अच्छा क्वालिटी के कमांडो, उनका ही ग्रुप है ये ग्रे हॉर्न पुलिस। ये आंध्र प्रदेश का स्पेशल इलीट कमांडो स्क्वाड है। इसे स्टैब्लिश किया गया। इसका मेन मकसद ही है एंटी नक्सलाइट फोर्स के खिलाफ जंग लड़ना। जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होते हैं उन्हें ही ये ग्रे हॉर्न पुलिस में रिक्रूट किया जाता है और ये लोग बहुत ज्यादा इफेक्टिवली आंध्र प्रदेश में अपना ऑपरेशन अंजाम दे रहे हैं। फिर एक है साल्वा जुडूम। साल्वा जुडूम ये एक मूवमेंट है, लोगों का मूवमेंट है। साल्वा जुडूम है, ये अरेबिक टर्म है। अरेबिक में सलवा जुडूम का मतलब होता है गोंडी लैंग्वेज, जिसमें गोंडी लैंग्वेज में इसका मतलब होता है पीस हंट। ये जो है एक विलेजर्स लोगों का ही एक ग्रुप है। ये जो नॉर्मल विलेजर्स थे, इन लोग खेती बाड़ी करते थे, नक्सलाइट लोग इन्हें आके परेशानी करने लगे। इन लोगों बोलने लगे हमें इन्फॉर्मेशन दो, हमें पैसा दो। तो इन लोग नक्सलाइट लोग से आजिज होकर मतलब परेशान होकर इन लोग ने क्या किया, खुद का एक ग्रुप बना लिया और इन लोग ने लड़ना शुरू कर दिया। मतलब ये आम लोगों का ग्रुप था जो खुद नक्सलाइट लोग से लड़ रहे थे। फिर है ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये ऑल आउट कैंपेन था, मतलब ये सीआरपीएफ का यूनिट ने ये लॉन्च किया था। ये पूरा पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्टेट पुलिस मिलकर ये ऑपरेशन ग्रीन हंट। ऑपरेशन ग्रीन हंट में सिर्फ और सिर्फ स्टेट का पुलिस ने या आम लोग ने, इसमें स्टेट का पुलिस और लोकल लोगों का इंटेलिजेंस का मदद से और पैरामिलिट्री फोर्स है जो कॉम्बैट फोर्स है इंडिया का,
उन लोग ने मिलकर ये ऑपरेशन को लॉन्च किया और इन लोग का मेन मकसद था कि पूरा तरीके से हमें नक्सलाइट को खत्म करना है, यानी कि ऑल आउट कैंपेन। और यही ऑल आउट कैंपेन के चलते सीआरपीएफ के जवानों पे हाल ही में अटैक भी देखने को हमें मिलता है। फिर सरेंडर पॉलिसी भी लाया गया कि हर वक्त आप किसी को जरा धमका के नहीं रह सकते, कभी कभी आपको किसी को सॉफ्ट कॉर्नर भी दिखाने पड़ता है। तो स्टेट ने भी बहुत सारा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया कि बहुत सारे स्कीम लाया कि अगर कोई नक्सल सरेंडर करते उसे क्या क्या प्रोसीजर होता है। झारखंड गवर्नमेंट ने 1 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड देने का वादा किया और मंथली 2000 रुपीज देने का इरादा किया कि जो नक्सल सरेंडर करेगा उन्हें हम 1 एकड़ लैंड और 2000 रुपीज इनकम मंथली देंगे। फिर एजुकेशनल मेडिकल एडवांटेज भी उन लोगों बच्चों लोग को मिलेगा वो नक्सलाइट जो सरेंडर करेंगे। फिर उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी कैश रिवॉर्ड दिया 10,000 का जो भी नक्सलाइट सरेंडर करेगा। फिर 20,000 मिलेगा अगर वो हथियार भी रिटर्न करता है और 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री बैंक लोन भी उसे 2 साल के लिए मिलेगा। लेकिन इतना स्कीम लाना काफी नहीं है, गवर्नमेंट को और भी इनिशिएटिव लाना पड़ेगा। जो ट्राइबल लोगों ने ध्यान देना पड़ेगा और उन लोगों का जो मेन मकसद है उन्हें समझ कर उन लोगों का मेन जो ग्रीवेंस है उसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। थोड़ा हम लोग पढ़ लेते कि कितना फेस पे ये आइडियोलॉजी फैला। इसका 3 फेस हमें देखने को मिलता है। पहला फेस जो लेट 1960 से शुरू हुआ 1973 तक ये चला। पहला जो फेस था नक्सलाइट मूवमेंट का ये सिर्फ लिमिटेड वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश तक ही था। पहला जो फेस था यही 2 स्टेट तक सीमित रहा। पहला ये तो शुरुआत हुआ था एक पीजेंट रिवॉल्ट से, सिर्फ हम लोगों को पीजेंट का हक के लिए लड़ना था। लेकिन फिर बाद में ये इतनी कास्ट क्लास बेस्ड पॉलिटिकल भी बन गया कि पहले किसान लोग ही ये मूवमेंट को ज्वाइन करते, फिर बाद में जो कास्ट लोअर क्लास है या इतनी जो डिस्ट्रिक्ट लोग है जो अलग सिटी के लोग हैं जिन्हें बहुत दिनों से दबाया जा रहा है वो लोग भी अपना ग्रीवेंस को लेकर ये मूवमेंट के साथ जुड़ गए। तो शुरुआत तो एक पीजेंट रिवॉल्ट से हुआ था लेकिन बाद में ये इतनी कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल वायलेंस बनकर रह गया। तो फिर 1969 में नक्सलाइट लोग ऑर्गेनाइज हुए अंडर द लीडरशिप चारू मजूमदार और उन लोगों ने सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट बनाया जो मैंने पहले ही बता दिया। फिर जुलाई 1972 में कोलकाता पुलिस ने चारू मजूमदार को अरेस्ट कर लिया और 1 हफ्ते के अंदर पुलिस कस्टडी में उनका डेथ हो गया। तो इनका डेथ के बारे में बहुत सारा मिस्ट्री है कि पुलिस ने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, इसकी वजह से उनका बेटा जो है उन बीबीसी को इंटरव्यू देने में बताते हैं कि वो एक दिन को खाना खा रहे थे तो उन्हें पता लगा कि उनका पापा पुलिस अरेस्ट कर लिए, उन्हें कोलकाता जाना पड़ेगा। तो वो बोले कि मेरा पापा का जो अफवाह है अरेस्ट का वो तो चलते ही रहता है, ऐसा कोई बात है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं सच है। तो वो जब कोलकाता में जब आए लाल बाजार में देखिए कि उनका बाप हार्ट का प्रॉब्लम था, हर वक्त ऑक्सीजन उन लोगों का घर में रहता था भले खाने को हो या ना हो। लेकिन जब वो हेडक्वार्टर में गए पुलिस लॉकअप में गए तब उन्हें वहाँ पर कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर वो नहीं मिला। तो वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल सिचुएशन था। तो आप इंटरव्यू उनका देख सकते बीबीसी का न्यूज पे उनका इंटरव्यू आया हुआ है। तो जुलाई 1972 में चारू मजूमदार को पुलिस ने अरेस्ट किया जिसका 1 हफ्ते के अंदर उनका कस्टडी में डेथ हो गया। तो 1973 आते आते जो मेन सेंटर पावर था नक्सलाइट लोग उसे पूरा तरीके से खत्म कर देगा कि मूवमेंट में लीडर को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था। जब लीडर ही नहीं रहेगा तो मूवमेंट चलेगा नहीं। तो 1973 तक ये मूवमेंट पूरा तरीके से खत्म हो गया। सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पे ना इम्प्रूवमेंट करके फिर वही काउंटर इंसर्जेंसी के लिए बहुत ज्यादा चारों तरफ अरेस्ट होना शुरू हो गया, बहुत सारा इनकाउंटर शुरू हो गया जिससे ये पूरा तरीके से ये मूवमेंट को दबा दिया गया। पहला फेज 1973 आते आते पूरा तरीके से खत्म हो गया। सेकेंड फेज शुरू होता है 1994 तक। ये फेज में जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना तक फैल जाता है। पहले वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश तक सीमित था लेकिन 1973 से समझ लीजिए कि खत्म हो गया। तो उसके बाद से 1978 या 1979 से जब दूसरा फेज शुरू होता है तब ये मूवमेंट आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना तक भी फैल जाता है। और यहाँ पर भी सरकार ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इस्तेमाल किया और अपना जो ब्रूट फोर्स है यानी कि जो काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उन्हें पूरा तरीका से देश पे जहाँ नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया वहाँ पर फैला दिया और मास इनकाउंटर या आपका जाकर अरेस्ट शुरू हो गए। तो इस फेज पे 9000 नक्सल्स लोग ने सरेंडर किया, एटलीस्ट ज्यादा भी हो सकता है कम नहीं। फिर थर्ड फेज शुरू होता और ये थर्ड फेज सबसे ज्यादा वायलेंट फेज है 2004 से लेकर 2015 तक। 2005 से लेकर 2011 तक माना जाता है कि ये एक पीक का दौर था। मतलब नक्सलाइट मूवमेंट जितना भी हुआ उसमें सबसे ज्यादा ग्राफ का जो बढ़ोतरी है यही पीरियड को देखने को मिलता है 2005 से लेकर 2011 तक। ये फेज सबसे ज्यादा वायलेंट फेज है, नक्सलिज्म का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वायलेंट फेज माना जाता है। फिर 2014 आते आते ये मूवमेंट का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और ऐसा क्यों हुआ 2005 से लेकर 2011 तक ये मूवमेंट इतना वायलेंट क्यों रहा, आखिर क्या कारण था? कारण यही था कि आप सितंबर 21, 2004 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बन चुका था। ये ग्रुप बना बहुत सारे ग्रुप का मर्जर था। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट ये कोई एक ग्रुप नहीं था, ये पीपल्स वॉर ग्रुप PWG, MCCI, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया और अन्य 40 इंसर्जेंट ग्रुप लोग का मिल मर्जर होकर ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बना था। तो मत समझिए कि ये एक ग्रुप था, ये PWG, MCCI और 40 अन्य इंसर्जेंट ग्रुप लोग ने मिलकर ये पार्टी बनाया। तो जब इतना सारा लोग मिलकर ये एक पार्टी बनाया तो ज्यादा वायलेंस को देखने को मिल ही सकता है। तो माना जाता है जब नक्सलाइट लोग का जब पीक का दौर था इंडिया का 200 डिस्ट्रिक्ट पे, सही सुन रहे आप दोस्तों, 200 डिस्ट्रिक्ट पे नक्सलाइट
नक्सलाइट लोग का कब्जा था और इन्हें करोड़ों 1500 करोड़ 200 करोड़ रुपया तक इन्हें फाइनेंस मिलता था। और ज्यादातर 9 स्टेट इससे 2000 का रिपोर्ट के हिसाब से 9 स्टेट पे नक्सलाइट लोग एक्टिव है। 9 में से 7 स्टेट में अभी तक आपको जाकर इंसर्जेंसी देखने को मिलता है। वो 7 स्टेट है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आज भी यहाँ पर मोर और लेस कुछ ना कुछ इवेंट देखने को मिलते थे ये 7 स्टेट पे। तो ये आप लोग 9 स्टेट याद रखिएगा। और 9 में से खास कर ये 7 स्टेट जो मैंने अभी बताया, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 7 स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और छत्तीसगढ़ में तो आपको आए दिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा, बाकी सब जगह में तो आपको जाकर बहुत सारा, और जो उनका जो अटैक्स है वो तो कम हमें देखने को मिलता ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आए दिन या झारखंड में कुछ ना कुछ अटैक हो ही जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म। तो इसी तरीका से रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो मैं ये क्लास को खत्म करता हूँ एक लास्ट कोटेशन से। ये भी कोटेशन माओ जेडोंग का है, बोलता है डेड हैव बेनिफिट्स, दे कैन फर्टिलाइज द क्रॉप। मतलब मरने का भी बेनिफिट है, अगर कोई मरता है उसका भी बेनिफिट है। जितना आदमी ज्यादा मरेगा वो जो जमीन है वो ज्यादा फर्टिलाइज होगा। बोलने का मतलब है अगर आप ज्यादा कुर्बानी देते हैं तो आने वाला नस्ल को उसका बेनिफिट मिलेगा। बोलने का मतलब यही है, डेड्स हैव बेनिफिट, दे कैन फर्टिलाइज द क्रॉप। ठीक है, इसी कोटेशन के साथ मैं ये लेक्चर को खत्म करता हूँ। और आपको भी अगर कुछ सजेशन देना है कि नक्सलाइट मूवमेंट को किस तरीके से कमाया जाए, सिर्फ नक्सलाइट मूवमेंट नहीं, और भी अगर कोई राइट विंग आइडियोलॉजी है या कोई भी ऐसा वायलेंट इंसर्जेंट ग्रुप है खत्म करना है, तो उन्हें किस तरीके से खत्म किया जाए, या उनका जो ग्रीवेंसेस है उसे सुनना भी चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए, उनको भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाकर उनका जो मेन बात है उनको रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ताकि पूरे देश के लोगों को पता चले कि आखिर उन लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो आप लोग अपने हिसाब से क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।